बच्चे इसमें अब आप लिखोगे, सबसे पहला रूल लिखो, टेम्परेचर और इट्स इफेक्ट ऑन एनिमल्स। ऊपर हेडिंग लिखो, रूल्स फॉर वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड इट्स इफेक्ट ऑन ਸਾਡੇ ਮੁੱਕ ਜਾ रूल्स फॉर वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड इट्स इफेक्ट ऑन एनिमल्स। तो सबसे पहला रूल लिखोगे बर्गमैन, BERGMEN, बर्गमैन रूल। बर्गमैन रूल में ये था, द मैमल्स एंड बर्ड्स रिसाइडिंग इन कोल्डर रीजन। बताओगे कुछ? मैंने आप लोगों को से ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि जो कोल्डर रीजन में एनिमल्स हैं उनकी बॉडी साइज क्या होगा और उनमें क्या ऐसी एडेप्टेशन होंगी टू रिड्यूस बॉडी हीट लॉस। मैम हेयर ही होते हैं। ओके, हेयर जो है प्रिवेंट करता है हीट लॉस को। और एक चीज और बताई थी, एक इंसुलेशन कवरिंग है हमारी बॉडी में। लबर होते हैं। ओके, फैट जो है वो हमारी बॉडी में एक इंसुलेशन का काम करती है, ट्रैप्स दी हीट। और फिर एक और चीज आपने सुना था कि जो जैसे पोलर बियर्स हैं, दे हैव स्मॉल ईयर्स, tiny nose and short hands or feet, again to minimize the body heat loss। और जितनी ज्यादा मोटी बॉडी होगी, अगेन इट विल प्रिवेंट द हीट लॉस। तो इसमें लिखो, बर्गमैन रूल था, मैमल्स एंड बर्ड्स रिसाइडिंग इन कोल्डर रीजन्स हैव ग्रेटर बॉडी साइज। This is given in your NCERT Allen's rule. Next part. The mammals and birds residing in colder regions have greater body size. Next, Allen's rule. Animals living in colder regions have small ears, tail। बर्गमैन ने बताया था बॉडी साइज बड़ा होगा, एलन ने बताया था have smaller tail ears to minimize heat loss। हम बॉडी साइज बड़े होने से क्या होगा? बच्चे, बॉडी साइज आपको बताया ना कि फैट उतना ज्यादा होगा और फैट एक्ट एज इंसुलेटर। ओके, सरफेस एरिया ज्यादा हो गया ना फैट टिश्यू का। सो ये दोनों इंपॉर्टेंट रूल्स हो गए। नेक्स्ट इज वाटर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वाटर। आपने पहला फैक्टर लिखा, एबायोटिक फैक्टर हम पढ़ रहे हैं क्योंकि इकोसिस्टम को दो फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं। ओके, सबसे पहला रूल था बर्गमैन रूल। बर्गमैन, द मैमल्स एंड बर्ड्स रिसाइडिंग इन कोल्डर रीजन्स हैव ग्रेटर बॉडी साइज। एलन रूल क्या है? एनिमल्स लिविंग इन कोल्डर रीजन्स हैव स्मॉल टेल ईयर्स टू मिनिमाइज हीट लॉस। Okay, Roop? Yes, ma'am. Okay. The heading is rules for variation in temperature and its effect on the animals. Rules. हम रूल्स लिख रहे थे, आपने पहले फैक्टर लिखा था टेम्परेचर। टेम्परेचर के अंदर ये दो रूल्स हैं। नेक्स्ट लिखो वाटर। बच्चे, फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स हमारा 15 मिनट्स का हर क्लास में टेस्ट होगा, एंड में रिटन टेस्ट। तो आई गिव यू क्वेश्चंस एंड आई यू हैव टू सेंड मी द आंसर्स within 15 minutes. Okay? Yes, ma'am. तो अब वाटर के लिए लिखो, वाटर सबसे इम्पोर्टेंट है बिकॉज हमारी पूरी बॉडी पानी की बनी हुई है और अर्थ पे भी 73% ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर।
तो अब आप लिखोगे वाटर में जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, पहले उनके लिए तो डायरेक्टली लिखो। फॉर एक्वेटिक एनिमल्स, the qualities such as pH, chemical composition, for aquatic organisms, the qualities such as pH, chemical composition is important. बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कितना परसेंट सॉल्ट होना चाहिए। लिखो फ्रेश वाटर में लेस देन 5% सॉल्ट, मरीन वाटर में 30 to 35%, less than 5% fresh water, marine water 30 to 35%, and more than 100% in lagoons, hypersaline lagoons, जहाँ सैंड भी जो है वो सॉल्टी है। हमें एक बार रिपीट करना। ओके बेटे आप लिख रहे हो वाटर में एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए केमिकल कॉम्पोजिशन पीएच इज इम्पॉर्टेंट। अब आप लिख रहे हो सेलिनिटी, तो फ्रेश वाटर में होती है लेस देन 5%, सी या मरीन वाटर में होते हैं 30 to 35%, और 100%, मोर देन 100% इन लगून्स। अब फिर से इसमें Yes, वो ma'am. टर्म्स, ओके इसमें फिर से वही आपको याद है स्टीनोथर्मल और यूरीथर्मल, फिर से अब वही स्टीनोथर्मल और यूरीथर्मल। यूरीथर्मल जो वाइड रेंज को ज़्यादा टॉलरेट कर सकते हैं और वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, और स्टीनोथर्मल जो नैरो रेंज। तो इसके अंदर हम स्टीनो हेलाइन, एक ही बात हो गई। स्टीनो का मतलब क्या हो गया, नैरो रेंज, और यूरी हेलाइन क्या होगा, वाइड रेंज। तो ये टर्म्स अब आप लिखोगे। अगर आप साथ में इकोलॉजी पढ़ोगे तभी फायदा होगा। आप लोगों ने फैक्टर्स जो जो आपको लिखवाया जा रहा है एनसीईआरटी साथ में फॉलो करोगे, और आपके इसमें से इकोसिस्टम चैप्टर रिमूव किया हुआ है एनसीईआरटी में से, जो इस बार सिलेबस में नहीं है, बट वील ट्राई टू डू बिकॉज हमारा सिलेबस बिल्कुल टाइम पे चल रहा है, और उस पे क्वेश्चन नीट में से नहीं अभी खत्म हुआ वो चैप्टर। ओके तो लिखो इसमें पहले आप लिख रहे थे स्टीनोहेलाइन, एक्वाटिक एनिमल्स विच कैन टॉलरेट ओनली अ नैरो रेंज ऑफ salinity. मैम रिपीट करना। Aquatic animals which can tolerate only a narrow range of salinity. यूरी हेलाइन में लिखो aquatic organisms which have wide range of tolerance, wide range of salt tolerance. Aquatic animals which have wide range of salt tolerance. तो ये अब जो ऑब्वियसली अगर स्टीनो हेलाइन है तो नैरो रेंज है, अगर आप फ्रेश वाटर एनिमल्स को मरीन में डालोगे तो दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, वाइस वर्सा, दोनों को ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स होंगी। नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट फैक्टर, लाइट। सबसे important abiotic factor. Now the question is which is the most important abiotic factor? Maximum students they write down water. It is the light. दोनों है important but most important is light. क्योंकि लाइट नहीं है तो अर्थ पे लाइफ ही पॉसिबल नहीं है। Sunday. Roop will discuss this NEET exam. Is not this Sunday. Okay, I'll tell you. Maybe next week. क्योंकि अब now everyone is free with their exams, तो I'll tell you बेटे. I'll try to discuss this Sunday, but maybe अगर इस Sunday नहीं हुआ because दुशहरा है तो I'll tell you.
ठीक है, I'll convey. Now write down light. Light is important abiotic factor. और लाइट के साथ क्या होता है प्रोसेस? नेक्स्ट पॉइंट लिखो. Plants produces food through photosynthesis. प्लांट्स के लिए कहाँ का इंपॉर्टेंट है? लिखो फोटोसिंथेसिस. नेक्स्ट पॉइंट लिखो एसेंशियल फॉर ट्रांसपिरेशन, फ्लावरिंग एंड जर्मिनेशन. ट्रांसपिरेशन, फ्लावरिंग एंड जर्मिनेशन. ट्रांसपिरेशन, फ्लावरिंग एंड जर्मिनेशन. फिर इसमें आप टर्म लिखोगे लाइट के अंदर. एक टर्म लिखो हीलियोफाइट्स. व्हाट इज हीलियोफाइट? हम पढ़ चुके हैं ये टर्म. सैंडी. हाँ सैंडी, लेकिन मैंने आपको शायद बताया था हीलियोस. जो इजिप्ट है ना, वहाँ पे हीलियोस जो सन है गॉड, जो सन गॉड है उनका नाम होता है हीलियोस. अगर आप मूवीज देखोगे, जो मम्मी मूवी है उसमें भी हीलियोस नाम दिया गया है. तो लाइट लविंग प्लांट्स, सनलाइट, सन को बोला जाता है हीलियो. तो लाइट लविंग प्लांट्स आर नोन एज हीलियोफाइट्स. और इसके ऑपोजिट जो टर्म आएगी शेड लविंग प्लांट्स, स्कायोफाइट्स. लाइट लविंग प्लांट्स हीलियोफाइट्स, शेड लविंग प्लांट्स स्कायोफाइट्स. जैसे मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि अगर आप थिक फॉरेस्ट में जाते हो तो ऊपर वाले पौधों को तो लाइट मिल रही है, नीचे वाले जो प्लांट्स हैं जो शेड में है, तो हाउ डू दे सर्वाइव? दे सर्वाइव बाय यूजिंग द रिफ्लेक्टेड लाइट. They are shade loving plants. They use the light which is reflected from the other objects. नेक्स्ट हेडिंग लिखोगे लाइट के बाद सॉइल. अब लाइट मैंने आपको बताया एबायोटिक फैक्टर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट. एबायोटिक, अच्छा ये छोटी छोटी टर्म्स हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी. लाइट के लिए आएगा एबायोटिक फैक्टर. सॉइल के लिए लिखोगे इकोलॉजिकल फैक्टर. मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर. अगेन इट इज एबायोटिक बट इकोलॉजिकल. The study of soil is known as pedology. Pedology. Study of soil. The study of soil is called pedology. Next लिखो different factors. Different factors affecting the properties of soil. Different factors affecting the properties of soil. हम टॉपिक लिख रहे हैं soil. Soil is an abiotic factor. तो different factors affecting the properties of soil सबसे पहले लिखो. The climate of that region. बारिश हो रही है तो अलग होगी सॉइल, गर्मी पड़ रही है तो अलग होगी सॉइल. द क्लाइमेट ऑफ दैट रीजन.
The weathering process, WEATHERING, climate of that region, weathering process. Its pH, mineral composition, and topography. pH, mineral composition, हम पढ़ रहे हैं soil के factors affecting the growth of living organisms. तो इसमें soil के लिए pH, mineral composition and topography. Other factors include such as soil composition. Other factors include soil composition. Dash डाल के लिखो grain size. Grain size, aggregation, and water holding capacity of soil. Grain size, aggregation, and water holding capacity of soil. मैम टोपोग्राफी का मतलब क्या होगा? Which different soil की layers होती है ना, that is called as topography. जैसे अगर आपने बीच में ऊपर पहले सॉइल होगी, हमेशा लूज सॉइल होगी, सैंडी होगी, फिर बाइंडेड सॉइल होती है, फिर ग्रेवल्स होते हैं, फिर उसके बाद नीचे वाटर टेबल आएगा. दिस इज व्हाट इज टोपोग्राफी, डिफरेंट लेवल्स. ओके मैम. ग्रेन साइज कैसे होगी? क्या चीज? ग्रेन साइज. ग्रेन साइज जैसे अभी अगर आप सैंडी सॉइल को उठाओ तो सैंड है तो वो ग्रेन साइज बड़ा होगा, है ना. जैसे अभी क्ले जो है वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, उनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है. दिस इज द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ सैंड और द पार्टिकल ऑफ सॉइल, तो उसका साइज को बोला गया ग्रेन साइज. नाउ राइट डाउन अडेप्टेशन. अडेप्टेशन की डेफिनेशन लिखो. इट इज एनी एट्रीब्यूट ऑफ ऑर्गेनिज्म. It is any attribute of organism which may be morphological, physiological, it is any attribute of organism which may be morphological, physiological, or behavioral, morphological, physiological, or behavioral, that enables an organism to survive and reproduce in its habitat. That enables an organism to survive and reproduce in its habitat. अब इसी अडेप्टेशन में डेजर्ट प्लांट्स के लिए लिखो. डेजर्ट प्लांट्स के अडेप्टेशन में लिखो. दे हैव थिक क्यूटिकल, sunken stomata, थिक या वैक्सी क्यूटिकल आप लिख सकते हो. थिक क्यूटिकल पता है सभी को. डेजर्ट प्लांट्स, DEACRT. डेजर्ट प्लांट्स में लिखो. दे हैव थिक क्यूटिकल, sunken stomata, SUNKEN, to minimize transpiration,
They show special photosynthetic pathway, CAM. They show special metabolism, CAM. They show special photosynthetic pathway, CAM, cressolacine acid metabolism, that enables stomata to remain closed during day. That enables stomata to remain closed during day. That enables stomata to remain closed during day. Next point likho. Xerophytes like Opuntia. Xerophytes like Opuntia have leaves reduced to spines. Leaves reduced to spines. And stem is photosynthetic and flat. Leaves reduced to spines. And stem is flat and photosynthetic. Aquatic mammals में लिखो. Aquatic animals तो आप लिख चुके हैं. Aquatic mammals like whale, जो polar regions में रहती हैं. Aquatic mammals like whale have thick layer of fat called blubber. Have thick layer of fat known as blubber below the skin that act as insulator. Known as blubber below the skin that act as insulator. Thick layer of skin. Yes, thick layer of skin. Thick layer of fat. Skin कह दो fat. Thick layer of fat known as blubber below the skin that act as insulator. Next heading लिखो altitude sickness. कहते हैं ये क्यों होता है altitude sickness? ऑक्सीजन की कमी से. Yes. It arises due to low atmospheric pressure of high altitudes. It arises due to low atmospheric condition of high altitudes. It arises due to low atmospheric pressure of high altitudes when oxygen level is low. It is the condition arises in low atmospheric pressure of high altitude when body अच्छा अच्छा just give me 2 minutes class.
इसमें लिखो इट इज अ कंडीशन, आप लिख चुके हो, इट इज अ कंडीशन वेयर राइजेस इन लो एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ हाई एल्टीट्यूड। सिम्टम्स लिख रहे थे नॉजिया, फटीग, हार्ट पल्पिटेशन। नॉजिया, फटीग, हार्ट पल्पिटेशंस। आपको शायद याद होगा मैंने बताया था कि हाई एल्टीट्यूड में चीक्स रेड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसीज। द बॉडी compensates low oxygen by increasing RBCs. The body compensates low oxygen by increasing RBCs formation. By increasing RBCs formation. Increasing breathing rate. And decreasing binding capacity of HB. Increasing RBCs formation. Increasing breathing rate. मुझे सपना है क्लास में, मुझे सपना है क्लास में। Okay. Increasing breathing rate. Decreasing the binding capacity of HB. सपना, सपना बच्चे unmute yourself. Sapna, beta, is that you? Sapna. Okay, write down next topic. Population. मैम सिम्टम्स रिपीट कर दो। Okay. Symptoms में बेटे आपने लिखा nausea, fatigue, heart palpitations. मैम ये हार्ट के आगे उसके स्पेलिंग्स बोल दो। Palpitation, PALPITATION. मैम इसका क्या मतलब है? Palpitations मतलब हार्ट की जो हार्ट बीट है वो तेज हो जाती है। Okay. Next लिखो population. Next heading is population. पॉपुलेशन के बारे में अब बिल्कुल नया टॉपिक है ये, इसको आपने ध्यान से सुनना है। पॉपुलेशन में लिखो इट इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज विद इन अ कम्युनिटी। It is a group of individual of same species within a community. It is a group of individual of same species within a community. Group of individual of same species within a community. एक और डेफिनेशन लिख लो, टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज। दूसरी डेफिनेशन है, पहले आपने लिखे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज विद इन अ कम्युनिटी। दूसरी डेफिनेशन लिखो टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज, total number of species of organism in a defined area or habitat. Total number of species of group of organism in a defined area or habitat. Factors लिखो, factors affecting population.
सबसे पहला फैक्टर है डेंसिटी। डिफरेंट फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग लिख लो। पहला लिखो डेंसिटी, बर्थ रेट, डेथ रेट, डेंसिटी, बर्थ रेट, डेथ रेट, emigration, EMI, GRATION, and immigration, IMMI, GRATION. Birth rate, death rate, immigration, emigration, and sex ratio. इनको हम सबको डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी पहले आप लिखोगे एज पिरामिड। राइट डाउन द डेफिनेशन फॉर एज पिरामिड। पिरामिड आप लोगों को पता है, दिस इज ब्रॉडर एट बेस एंड इज पॉइंटेड एट द टिप। ऐसी शेप आती है ट्रायंगुलर। तो इसमें एज पिरामिड में क्या होगा? पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, it is the age distribution of individual of a given age. It is the age distribution it is the age distribution of individuals of a given age it is the age distribution of individual of a given age when plotted in a structure. It is called age pyramid. When plotted in a structure called as age pyramid. Next setting लिखो, different types of pyramid on the basis of shape. Different types of pyramid on the basis of shape. On the basis of shape: growing, stable, or declining. Growing, stable, or declining. ग्रोइंग का दूसरा नाम भी होता है एक और, एक्सपैंडिंग। एक्सपैंडिंग का नाम से पता चल रहा है कि एक्सपैंडिंग, प्लीज ड्रॉ दिस। तीन हिस्सों में डिवाइडेड होता है: पोस्ट रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड प्री रिप्रोडक्टिव। प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। यस, ये ग्रोइंग वाला है। ये ग्रोइंग वाला है, एक्सपैंडिंग वाला। प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ये आप एक्सपैंडिंग वाला बना रहे हो, ग्रोइंग वाला। स्टेबल में रिप्रोडक्टिव और पोस्ट प्री रिप्रोडक्टिव ऑलमोस्ट सेम आएगा। स्टेबल,
और लास्ट आता है डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग में जो बेस है इज स्मॉल। When the conditions are not favorable, then it will be declining. That means बच्चे नहीं प्रोड्यूस हो रहे। This is declining, this is growing, expanding, and this is stable. तो आपको देख के पता चल रहा है ग्रोइंग आएगा तब। ग्रोइंग हमेशा तभी होता है जब रिप्रोडक्टिव एज ज़्यादा होगी और बच्चे ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। ठीक है। और स्टेबल में क्या हो रहा है कि रिप्रोडक्टिव होने के बावजूद जो है पॉपुलेशन इज अंडर कंट्रोल, बिकॉज जो आगे जनरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो कम है। डिक्लाइनिंग में बहुत ही कम है बिकॉज ऑफ इन अप्रोप्रिएट कंडीशन। तो इसमें इसी में लिखो एज पिरामिड। जब आपने ये बनाए 3 डायग्राम्स एज पिरामिड के लिए, उसमें लिखो द साइज ऑफ पॉपुलेशन कीप्स ऑन चेंजिंग। Size of population keeps on changing with time. The size of population keeps on changing with time depending on various factors. The size of population keeps on changing with time depending upon various factors such as the size of population keeps on changing depending on various factors such as food availability, changing weather, changing weather, and predation pressure. लास्ट वाला क्या था? Food availability, predation pressure, and changing weather. फूड अवेलेबिलिटी की बात क्या है? प्रिडेशन प्रेशर, प्रिडेटर्स होते हैं ना जो हंटिंग करेंगे उनको खाएंगे, तो प्रिडेशन प्रेशर। नेक्स्ट लिखो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन फ्लक्चुएट्स। The density of population fluctuates due to 4 basic factors. Density of population fluctuates due to 4 basic factors. सबसे पहला फैक्टर लिखोगे आप नेटेलिटी। ये चीज तो ऐड कर रही है पॉपुलेशन में, नेटेलिटी। नेटेलिटी इज व्हाट? बर्थ रेट। दिस इंक्रीजेस द पॉपुलेशन। तो नेटेलिटी में लिखो इट रेफर्स टू नंबर ऑफ बर्थ्स during a given period of time. It refers to number of births during a given period of time in a population. दूसरा टाइप लिखोगे mortality. एक natality था, birth rate. It refers to number of births during a given period of time in population. Mortality में लिखो it is the number of death. It is the number of death
during a given period of time in population. It is the number of deaths during a given period of time in population. This decreases the rate of population. फिर आ रहा है इमिग्रेशन. अब इसमें याद करने का ये तरीका है आई से इन जो हमारी पॉपुलेशन में ऐड हो रहे हैं, कहीं और से जो आ रहे हैं हमारी पॉपुलेशन को ऐड कर रहे हैं, दैट इज इमिग्रेशन. इसमें लिखो इट इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल, it is the number of individual of same species it is the number of individual of same species that have come into habitat from elsewhere. Number of individuals of same species that have come into the habitat from elsewhere. इसके opposite आ जाएगा emigration. अभी तो आप लोगों को पता है emigrants क्या होता है. Emigrants means E से start हो रहा है. It is the number of individual of population. It is the number of individuals of population who have left the habitat and gone elsewhere. who left the habitat and gone elsewhere. इसके लिए फॉर्मूला आता है पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए NT+1 equals to NT plus bracket start B plus I birth rate plus emigration minus bracket start D plus E death rate and emigration. This is the formula for calculation of population density. I'm repeating मैम NT plus. एनटी क्या है? मैं आपको सारा एक्सप्लेन कर रही हूँ बेटे, पहले लिख लो. T+1 है, N बेस T+1 equals to NT number of individuals in a given period of time. T+1 मतलब एक ईयर और ऐड कर दिए, बर्थ और इमिग्रेशन हो गया, डेथ और एमिग्रेशन हो गया. तो N से लिख लो पॉपुलेशन डेंसिटी, B से बर्थ रेट, I से है इमिग्रेशन, D से है डेथ रेट या मोर्टेलिटी, E से है एमिग्रेशन. पॉपुलेशन रेट तब हाई होगा जब ये दोनों ज्यादा होंगे, बर्थ और इमिग्रेशन. देन पॉपुलेशन डेंसिटी विल बी हाई, or otherwise it will decrease. If the birth and immigrant rate is high, then the population density will be high, otherwise it will be low. So ये आपके लिए formula NT+1 equals to NT plus bracket start B plus I minus bracket start D plus C bracket close. This is given in your NCERT book. You can make this diagram also. Population size. टी क्या था? D death rate or mortality. नो मैम टी. T is time period. T+1. उसके बाद आपने क्या बोला था? T+1 जो है ना, एक NT क्या था, गिवन पीरियड ऑफ टाइम, और T+1 क्या हो गया, एक ईयर और अहेड. अब देखो, अब मेरे को पॉपुलेशन चेक करनी है, तो आज से लेके नेक्स्ट ईयर तक मुझे देखना पड़ेगा, तब पॉपुलेशन आई कैन चेक. मैं अगर बोलूँ मुझे कल चेक करनी है, इट इज नॉट पॉसिबल. गॉट इट? Increase or decrease in rate of population can be calculated in a given period of time. That means specified. मतलब आज से सीजन अगर मैंने आज से स्टार्ट किया तो मुझे +1 एक साल और ऐड करना पड़ेगा. तो NT इज द गिवन टाइम, +1 इज द नेक्स्ट ईयर. ओके, तो पॉपुलेशन जो है, साइज, इमिग्रेशन, this adds on the population
emigration. This decreases the population size. Natality is birth rate. This increases the population, and mortality is death rate. So natality adds, mortality decrease. This can also be given by birth rate. This is death rate. This is I, and this is E. अब आप लोगों को समझ आ गया होगा वो फॉर्मूला कहाँ अप्लाई किए. अब इसमें थोड़े से फॉर्मूलाज होंगे, वो विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. तो आई विल ट्राई टू डिस्कस द क्वेश्चन पेपर इन द नेक्स्ट क्लास एंड देन आई विल लेट यू नो. Maybe in the next class or Monday or Sunday, I'll tell you we will discuss NEET question paper. So next topic is growth curve. That topic is lengthy. We'll be starting that topic in the next class. I hope सबको यहाँ पॉपुलेशन साइज तक क्लियर हो चुका है. आप लोग ये 4 पेजेस जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है इन्हें रीड करोगे. प्लस आई विल गिव यू दिस पीडीएफ फाइल्स आल्सो. बायोटेक भी साथ साथ पढ़ना शुरू करो. इकोलॉजी में मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं और इवन इकोसिस्टम जो इकोसिस्टम और एनवायरमेंटल इश्यूज ये आपके सिलेबस में से रिमूव हुआ है, डिलीट हुआ है, बट हम सब टॉपिक्स करेंगे. ओके मैम कि- बायोटेक्नोलॉजी के आंसर नहीं आए मेरे पास. आंसर्स कौन से बेटे? आंसर्स मतलब बायोटेक्नोलॉजी के टेस्ट के. टेस्ट के. ओके बच्चे किसी के पास हैं तो इसे शेयर कर देना ग्रुप में. ओके and next topic is growth curve. We'll be doing this growth curve in the next class क्योंकि this topic is quite lengthy. फिर उसके बाद आते हैं interaction, population interaction. That's it. तो ये chapter step wise करेंगे. Please write down few definitions. एक आपने लिखा था हीलियोफाइट, एक लिखो हेलो, HELO, हीलोफाइट. फाइट का मतलब तो प्लांट हो गया, HELO PHYTE, हीलोफाइट. मार्श प्लांट, मार्शी एरियाज में जो, जैसे मैंने बताया था केरला में मैनग्रूव्स हैं तो मार्शी एरियाज हैं वहाँ. तो HELO. नेक्स्ट लिखो हेडिंग इकोफीन्स, ECOPHENES, इकोफीन्स. इकोफीन्स होते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हैबिटेट. ECOPHENES, इकोफीन्स. इसको हम एक और कॉमनली बोलते हैं इकैड्स, ECADS, इकैड्स. डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हैबिटेट. लास्ट लिखो ऑक्साइलोफाइट्स, OXYLOPHYTES. ऑक्साइलोफाइट्स प्लांट्स लिविंग इन एसिडिक सॉइल, बंजर जमीन में जो आते हैं. ऑक्साइलोफाइट्स प्लांट्स ग्रोइंग इन एसिडिक सॉइल. मैम विकेट्स के क्या थे? इकैड्स बोलते हैं बच्चे उसको, इकोफीन्स को, ECOPHENES, इकोफीन्स को इकैड्स भी बोलते हैं और हैबिटेट, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हैबिटेट भी बोलते हैं. लास्ट लिखो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन. लिस्ट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन. डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन. तो इसमें आप लिखो नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी,
natality, mortality, population density, population age distribution, population age distribution, population dispersion, population dispersion and growth forms. ओके, सो ग्रोथ कर्व्स जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोसीड करेंगे इसी टॉपिक से, और आई विल इन्फॉर्म इन द ग्रुप अबाउट द नेक्स्ट क्लास. ओके, और बच्चों इकोलॉजी साथ साथ पढ़नी पड़ेगी. यस, बोलो विदिता. Ma'am, what are edaphic factors? इडाफिक, बच्चे इडाफिक फैक्टर्स इन्हीं को ही बोलेंगे जो ए बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, जैसे पीएच हो गया, वहाँ की केमिकल कंपोजिशन हो गई, amount of CO2, amount of oxygen. These are called as edaphic factors, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ग्रोथ में ग्रोथ को आगे करते हैं ना, इफेक्ट. दे आर कॉल्ड एज edaphic factors. Okay. कोई भी नॉन लिविंग फैक्टर which is directly or indirectly affecting an organism, they are called as edaphic. Okay. Yes, sir. Okay. तो बाकी बच्चे एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, क्योंकि ऐसे ऐसे टॉपिक्स, ऐसे ऐसे वर्ड्स आप लोगों के लिए नए हैं, तो आप लोग पढ़ोगे तभी पता चलेगा. अंडरलाइन करो और उनको हाईलाइट करके साइड पे लिख लो, क्योंकि इसमें क्वेश्चन एक एक लाइन पे बनता है, तो बेटर है अगर साथ साथ पढ़ोगे. और अभी ये टाइम है, बेस्ट टाइम है जब पढ़ सकते हैं हम इकोलॉजी. ठीक है, तो साथ साथ पढ़ना शुरू करो, और किसी को प्रॉब्लम आती है जस्ट लेट मी नो, क्योंकि हमने इसी के साथ अब नेक्स्ट क्लास में जितना आपने आज लिखा है उसका टेस्ट होगा. ओके. Yes, ma'am. ओके बच्चा, Yes, टेक ma'am. केयर. ओके, ओके बच्चा. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. ओके, टेक केयर एवरीवन. बाय बाय. बाय बाय.